दोस्तों, इस वीडियो में आप देखोगे सीड क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, सीड कितने तरह का होता है, इसके कुछ टर्म्स के बारे में देखोगे। जैसे सीड डोरमेंसी क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, एल्बुमिनस सीड क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से शेयर करें। तो हमारी पहली हेडिंग कौन सी है? सीड। सीड क्या है? सीड को समझने से पहले आपको थोड़ा फ्लावर के बारे में जानना पड़ेगा। ये हमारा फ्लावर देखा था आपने, ये हमारा फ्लावर है। अब फ्लावर के ये वाले पार्ट तो बेकार हो जाते हैं, मेल पार्ट है ये भी बेकार हो जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, और सिर्फ ये वाला हिस्सा बचता है जो फीमेल वाला पार्ट है। फीमेल वाले इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? कार्पेल या पिस्टिल कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसमें अंदर की तरफ इसको आप, हमारा मेन फोकस रहेगा ये इस पर। ये वाले स्ट्रक्चर में आपको पहले समझा चुका हूं कि इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। देखिए भाई, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूल। और बाहर वाला ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ओवेरी। इसको हम ओवेरी कह रहे थे, और अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। ये बाहर वाली लेयर, ओव्यूल के बाहर वाली लेयर, दो लेयर हैं, दो प्रोटेक्टिव लेयर पाई जा रही है, एक ये। तो इसके चारों तरफ दो प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती हैं। बाहर वाली को हम क्या कहेंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट। अंदर वाली को हम क्या कहेंगे? इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर हैं, इनका नाम है इंटेग्यूमेंट। बाहर वाली को आउटर और अंदर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट हो जाएगी। ये वाला छोटा सा पोर, छेद जो है जहां पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसको हम क्या कह रहे थे? जरा याद करो, माइक्रोपाइल। इसको हम क्या कह रहे थे? माइक्रोपाइल। ठीक है। अब इसमें अंदर जो पाया जा रहा था, न्यूसेलस की सेल्स पाई जा रही थी, जो टिश्यू पाया जा रहा था, सेल्स बहुत ज्यादा जो पाई जा रही थी वो न्यूसेलस की पाई जा रही थी। ठीक है भैया। अब ये जो स्ट्रक्चर अंदर और पाया जा रहा था, एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा था, एम्ब्रियो सैक, ये वाला स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक था ये वाला स्ट्रक्चर। अब यहां पर एम्ब्रियो सैक में क्या पाया जा रहा था? एम्ब्रियो पाया जा रहा था, जो फर्टिलाइज हो गया है एग, उससे जो डेवलप हुआ है। एग किस में डेवलप हुआ है? एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो पाया जा रहा था, यहां पर अंदर क्या पाया जा रहा था? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को मैं पहले ही इस पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि एम्ब्रियो कितने पार्ट से मिलकर बनता है? एम्ब्रियो दो पार्ट से मिलकर बनता है। ये हमारा एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो दो पार्ट से मिलकर बनता है। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कोटिलेडोन्स, और एक होता है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब तक जो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपका बेस पहले से ही बना हुआ है, तो थोड़ा एक बार इसको रिवाइज कर लें। अच्छा, ये हमारा मेन था कि हमें इसको बेस बना लें। देखिए, हम यहां से देखेंगे सीड। हमारा जो मेन फोकस किस पे है? सीड पर है। ये सीड क्या है? ओवेरी के अंदर, यानी ओव्यूल जो है फर्टिलाइज्ड जो हो जाता है, यहां से पॉलन ग्रेन्स आते हैं, और मेल गैमीट के द्वारा जब हमारा ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो हो जाता है, उसके बाद ओव्यूल किस में डेवलप होता है? सीड में। ओव्यूल मेनली किस में डेवलप होगा? सीड में डेवलप होता है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब देखेंगे आप कि ये जो है सीड के कितने पार्ट होंगे, किस किस से मिलकर बना होगा सीड। सबसे बाहर वाली लेयर सीड कोट कहलाई जाएगी,
सीड कोट कौन बनाएगा? इंटेगुमेंट बनाएंगे भाई। इंटेगुमेंट ही तो प्रोटेक्टिव लेयर है। सीड कोट, सीड का जो छिलका होता है वो किससे बनता है? इंटेगुमेंट से बनता है। छिलके में दो लेयर पाई जाती हैं। अब बाहर वाली क्या होती है? टेस्टा, और अंदर वाली क्या होती है? टेगमेन। सीड में कितनी चीजें होंगी अब देखिए आप। ये सीड है हमारा, पहली वाली होती है सीड कोट। सीड कोट जो बनता है वो इंटेगुमेंट से बनता है। बाहर वाला आवरण, आउटर कवरिंग जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? सीड कोट। सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट। इट इज आउटर कवरिंग। ठीक है भाई, ये आउटर कवरिंग है सीड कोट। अब बाहर वाली कवरिंग, दो लेयर होती है सीड कोट में। बाहर वाली लेयर जो आउटर इंटेगुमेंट से बन रही थी उसे हम क्या कह रहे थे? आउटर वाली जो है, आउटर वाली को हम क्या कह रहे थे? टेस्टा। और इनर वाली को हम क्या कह रहे थे? टेगमेन। बाहर वाली को तो हम क्या कह रहे थे? टेस्टा। और अंदर वाली को हम क्या कह रहे थे? टेगमेन। ठीक है भाई, ये है। अब दूसरा वाला जो पाया जाता है स्ट्रक्चर सीड में, क्या होता है? कोटिलेडोन्स होता है। और तीसरा वाला क्या होता है? हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। तीन पार्ट से मिलकर बनता है हमारा सीड। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस यहां पर होगा और इसमें पूरे में जो घेर लेता है, न्यूक्लियस की सेल्स को भी यूज कर लेता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये सारी चीजें यहां से खत्म हो जाती हैं। तो दो ही चीज बचती है इसके अंदर, एक तो कोटिलेडोन बचेगा और दूसरा क्या बचेगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये दो चीज हमारी मेनली बचेंगी। ये दोनों चीजें किससे कवर होती हैं? सीड कोट से कवर होती हैं, जिसकी दो लेयर होती हैं। आउटर को हम टेस्टा कहेंगे और इनर को हम क्या कहेंगे? टेगमेन। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सीड की डेफिनेशन क्या है। सीड की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये आइडिया तो बन रहा होगा हल्का हल्का। सीड की डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है? 2 मिनट का काम है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ये ओव्यूल जब फर्टिलाइज्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। बात ठीक है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं। एपोमिक्सिस एक टर्म में आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि एपोमिक्सिस क्या है। ये एपोमिक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। मैं उसे एपोमिक्सिस कहूंगा। लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, फिर भी सीड बन गया। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम सीड की जो डेफिनेशन देते हैं वो ये देते हैं, ऑफेन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो सीड की डेफिनेशन आप लिख लीजिए यहां पर। ऑफेन fertilized ovule is called seed। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या कहेंगे? सीड, प्राय, ज्यादातर। ठीक है भाई, ये सीड की डेफिनेशन हो गई। सीड किस किस से मिलकर बनता है? अब अगली वाली हेडिंग क्या डालेंगे? सीड मेड बाय, ये हमारी अगली हेडिंग होगी। सीड किस किस से मिलकर बनता है? सीड 3 चीजों से मिलकर बनता है। ये हेडिंग डालने के बाद लिखोगे, पहला सीड कोट, सेकंड वाला कोटिलेडोन, और थर्ड वाला जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये दोनों एम्ब्रियो के ही पार्ट थे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, सीड दो से मिलकर बनता है, एम्ब्रियो और सीड कोट। फर्दर एम्ब्रियो को डिवाइड कर देंगे कोटिलेडोन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस में। या डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि सीड 3 चीजों से मिलकर बनता है, सीड कोट, कोटिलेडोन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। 3 पार्ट से मिलकर बनता है हमारा सीड। अब सीड कोट बाहर का छिलका, आउटर वाले को हम क्या कहेंगे? टेस्टा,
इनर वाले को हम क्या कहते हैं, टैगमेन। ये हमारा आ गया सीड किस किस से मिलकर आपका बन रहा है। अब आपने एक बात देखी होगी, सीड में एक जगह पर सीड में थोड़ा सा छेद होता है, थोड़ा सा पोर होता है। उस पोर को, उस छेद को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। ये वाला माइक्रोपाइल भाई ओव्यूल से ही तो मिलकर बन रहा है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल से ही तो मिलकर बन रहा था हमारा सीड। और सीड में ये देखा हमने एक जगह पे ये जो माइक्रोपाइल छोटा सा छेद होता है, सीड को देखो उसको हम क्या कहें, माइक्रोपाइल। तुमने अगर देखा होगा ये स्ट्रक्चर, कुछ चने का बीज का ये आकार होता है, इसमें ये वाला जो हिस्सा होता है, जो छोटा सा छेद जो दिखता है, इसी को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। ये जो कवरिंग है, जो सीड कोट है, बाहर से ना तो ऑक्सीजन जाने देता, ना मॉइस्चर जाने देता है। और ये ऑक्सीजन जो जाएगी, मॉइस्चर जो जाएगा, वो कहां से जाएगी, सिर्फ माइक्रोपाइल एंड से ही जाएगी, माइक्रोपाइल पोर से ही जाएगी। ठीक है भाई। तो ये माइक्रोपाइल क्या है कि ये मेन ऐसा पार्ट है जो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। यही एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, यही एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन मॉइस्चर इसी के द्वारा जाता है। ये आपका केस क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं कि आपने देखा होगा सीड जब होता है, गेहूं की या किसी फसल पक जाती है, तो सीड जो होता है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। वो उसमें जो मॉइस्चर पाया जाता है मात्र 10 से 15% मॉइस्चर पाया जाता है, और वो कई महीनों तक ऐसे ही रखा रहता है। उसके बाद उसे सही क्वांटिटी में हम मॉइस्चर दे देते हैं, सही क्वांटिटी में टेम्परेचर दे देते हैं, सही क्वांटिटी में उसे ऑक्सीजन दे देते हैं, यानी कि उसे जमीन में डाल देते हैं, गीली जमीन सी में जहां मॉइस्चर हो, तो वो सीड क्या जर्मिनेट हो जाता है। तो गेहूं की फसल अप्रैल के महीने में आ जाती है, और गेहूं के बीज को नवंबर में, दिसंबर में हम खेत में बो देते हैं, और उसमें से फिर क्या छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो अप्रैल से लेकर गेहूं का बीज नवंबर दिसंबर तक रखा रहा, अप्रैल से लेकर नवंबर और दिसंबर तक रखा रहता है। तो ये सीड की इनएक्टिव स्टेट हुई कि नहीं, सीड ऐसे के ऐसे ही रखा रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो इस कंडीशन को, सीड की इस स्टेट को, इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, सीड डोरमेंसी। एक टर्म आता है सीड डोरमेंसी, वो यही है। सीड डोरमेंसी क्या है? इट इज inactive state of seed। सीड की इनएक्टिव अक्रिय अवस्था है, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज become slow in this state। इस अवस्था में जो उसके अंदर एक्टिविटी चल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसे कहते हैं जो किसी लिविंग बॉडी में, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं उसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही कहेंगे। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चल रही हैं वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इनएक्टिव स्टेट में, सीड डोरमेंसी की स्टेट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही मंद पड़ जाती है, धीमे धीमे होने लगती है। तो इस सीड की इस फॉर्म को, इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, सीड डोरमेंसी। मान लीजिए हमें खाना नहीं मिल रहा है सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सही ढंग से टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही पड़े रह गए। साल 2 साल कट गए, जैसे खाना वाना आया फिर तुरंत खाना वाना खाते रहते हैं, तो चालू हो गया, एक्टिव स्थिति में आ गए। तो
इनएक्टिव फॉर्म में आने की फॉर्म को ही हम सीड को क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी। एक टर्म और आता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है इसको और देख लेते हैं भाई। मैंने ये बताया था आपको कि ये जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं ज्यादातर सीड में एम्ब्रियो के द्वारा ये यूज कर ली जाती है। न्यूसेलस की सेल्स मिलती नहीं, न्यूसेलस जो है मिलता ही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। तो जब न्यूसेलस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर सीड बन जाता है तो उसमें न्यूसेलस को हम क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म। ठीक है। इन सम सीड्स remains of nucellus present। कुछ बीजों में न्यूसेलस के रिमेन्स प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। तो उसमें न्यूसेलस को हम क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म। इसका एग्जांपल है ब्लैक पीपर, काली मिर्च आपने देखी हो, और बीट। इनमें न्यूसेलस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है भैया। तो ये पेरिस्पर्म होगा, यानी कि जिन बीजों में न्यूसेलस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म। उस न्यूसेलस को हम क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड। सीड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। ये मैंने हल्का सा आइडिया आपको पहले वाले वीडियो में दे दिया, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। यानी कि एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म टिश्यू था हमारा एम्ब्रियो सैक में, जिनमें एम्ब्रियो सैक में, जिन एम्ब्रियो सैक में या जिन सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा वो कंप्लीटली यूज नहीं हो पाता है, तो उन बीजों को हम क्या कहेंगे, एल्बुमिनस। या एंडोस्पर्मिक सीड को हम क्या कहते हैं, एल्बुमिनस। तो ये सीड के टाइप हैं। यहां पर पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ सीड। पहला है आपका एल्बुमिनस सीड, दूसरा होगा नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड का मतलब है जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्बुमिनस सीड। सीड हैज एंडोस्पर्म। सीड में एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे बीट, मेज, जो बार्ले है, कैस्टर है, ईटीसी अनाज वाले हैं। जितने भी अनाज पाए जा रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, एल्बुमिनस सीड होते हैं। दूसरा वाला आता है, एल्बुमिनस को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। दूसरा वाला है नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस कह दीजिए आप, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कह दीजिए। सीड हैज नॉट एंडोस्पर्म, जिन सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता उनको हम क्या कहेंगे, नॉन एल्बुमिनस सीड कहेंगे। एग्जाम्पल है मटर, बीन, पी है, बीन है, ये वाले हमारे
एग्जाम्पल हो सकते हैं। और ले सकते हैं ग्राउंड नट ले लो आप, etc। तो दो तरह के आपके सीड हो गए। पहला कौन सा है? एल्यूमिनस। दूसरा कौन सा है? नॉन एल्यूमिनस। जिनमें एंडोस्पर्म होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्यूमिनस सीड। जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता, इसका मतलब एंडोस्पर्म नहीं है तो क्या होगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? नॉन एल्यूमिनस सीड। अब देखिए सीड के क्या क्या फायदे हैं। ये आपकी कहानी हो गई भैया सीड की। सीड के फायदे देखिए। एक तो ये है कि हमें फूड मिल रहा है सीड से। गेहूं के दानों को ऐसे ही आटा बना के खा जाते हैं रोटियों में। सीड का एक फायदा है कि हमें खाना देते हैं। दूसरा फायदा यह है कि किसान जो होते हैं इनको अपने खेतों में बो देते हैं, जिससे फसल बनती है। तो एग्रीकल्चर में भी बड़ा रोल है सीड का। तो ये हेडिंग डालेंगे एडवांटेज ऑफ सीड। सीड गिव्स न्यूट्रिशन देते हैं। दूसरा वाला क्या होता है? यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, या एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादा लंबा नहीं होगा, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं सीड। अब आपने देखा होगा सीड की विएबिलिटी, जैसे हमने पहले एक वीडियो में देखा था पोलन विएबिलिटी। तो यहाँ पे देखेंगे एक हेडिंग और आ जाती है सीड विएबिलिटी। सीड विएबिलिटी का मतलब क्या है? कि पौधे से बीज अलग हुआ, अब वो कितने दिन तक रखा रहेगा इनएक्टिव स्टेट में, जिससे कि बाद में अगर उसे जमीन में डालें तो जर्मिनेट हो जाए। कुछ 4-5 महीनों तक रखे रहते हैं और फिर जमीन में डालोगे तो जर्मिनेट हो जाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। अगर गेहूं के बीज को 15-20 साल रखें तो क्या ये संभव है दोबारा जर्मिनेट हो जाए? तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो इसकी जो ये सीड विएबिलिटी जो है अलग अलग, सीड की विएबिलिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैं 2 के बारे में चर्चा करूंगा कि जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। 2 सीड जो हैं मेनली ल्यूपिनस आर्किटिकस और फिनिक्स डैक्टिलीफेरा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सीड की विएबिलिटी तो आप जान ही गए होंगे। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इट इज टाइम पीरियड इन विच सीड retain the ability to growth। एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बीज ये क्षमता रखता है कि वो ग्रो कर सकता है उस टाइम पीरियड के अंदर। अगर गेहूं की बात करें तो 7-8 महीने हैं, 7-8 महीने में वो जर्मिनेट कर सकता है गेहूं का बीज। अब मैं 2 की जो बात कर रहा था उस केस को ले लेते हैं स्पेशल। हमारी एनसीईआरटी में 2 सीड ये दे रखे हैं जिनकी विएबिलिटी 1000 ईयर में है। यानी कि अगर हम बात करेंगे फिनिक्स डैक्टिलीफेरा की तो 2000 साल तक ये सीड ऐसे ही रखा रह सकता है। तो इसकी सीड की विएबिलिटी कितनी है? 2000 ईयर्स। और ल्यूपिनस आर्किटिकस की बात करें हम
तो इसकी सीड की वेबिलिटी है 10,000, 10,000 साल तक ये सीड ऐसे ही रखा रह सकता है। 10,000 साल के बाद भी अगर आप इसे उगाओगे 10,000 साल के अंदर, तो ये जो है ग्रो कर जाएगा, नया प्लांट बना देगा। तो इनकी सीड की वेबिलिटी आप लिख लें, ये आर्कटिक टुंड्रा पे पाया जाता है। ये जो है जहां बहुत ज्यादा ठंडी जगह है, इसकी वेबिलिटी कितनी है? 10,000 ईयर्स। और इसकी वेबिलिटी कितनी है? फिनिक्स डैक्टिलीफेरा की, इसकी वेबिलिटी कितनी है भाई? 2,000 ईयर्स। तो इसकी वेबिलिटी ये है। तो 2,000 साल तक ये भी ऐसे ही रह सकता है। किंग हेरोड्स के महल में ये पाया गया था। और जो डेड सी है उस इलाके में 2,000 ईयर्स तक इसकी वेबिलिटी को देखा जा सकता है। फिनिक्स डैक्टिलीफेरा और ल्यूपिनस आर्किटिकस। तो हमारी सीड की कहानी खत्म हो गई है। सीड क्या होता है? ऑफ एन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। किस से मिलकर बनता है? सीड कोट से, कॉटिलेडॉन से, एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बनता है। नॉन एल्बुमिनस सीड देखा आपने जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। एल्बुमिनस सीड देखा जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सीड के दो टाइप देखे थे आपने। सीड डोरमेंसी इसमें देखा था, इनएक्टिव स्टेट को सीड डोरमेंसी कह रहे हैं। और आपने पेरिस्पर्म देखा था, जब न्यूसेलस का अवशेष भी प्रेजेंट होता है सीड में तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म। बीट में और ब्लैक पीपर जो काली मिर्च इसके एग्जाम्पल थे आपने देखा था। और आपने सीड की विएबिलिटी देखी कि विएबिलिटी का मतलब देखा। विएबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सीड ग्रो कर सकता है। और आपने देखा कि सीड के एडवांटेज क्या होते हैं। सीड हमें न्यूट्रिशन देता है और एग्रीकल्चर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी देखना चाहें तो देख सकते हैं एडवांटेज। एक ये भी कह सकते हैं एडवांटेज आप कि ये जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन में भी हेल्प करता है सीड, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो भैया जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन तो आएंगे। तो सीड के कुछ एडवांटेज भी आपने देखे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सीड से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से शेयर करें और लाइक कर सकते हैं।